हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं BA-LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट वीडियो आज कवर मैं कराऊंगा आपको। कोर्स का कोड का सब्जेक्ट का कोड है 1003। BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर का है ये वन शॉट। इससे पहले मैं इंग्लिश का एक वन शॉट डाल चुका हूं और यस, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, पर हिंदी मीडियम वाले उदास ना हो। हिंदी मीडियम की मैं स्लाइड्स बनवा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि कल तक या परसों तक आपके एग्जाम से पहले पहले आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ख्याल रखा जाएगा। दोनों के लिए वीडियो आएगी वन शॉट की। अच्छा, एक बात इस वीडियो की खासियत मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं ये अश्योर करता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि आपको इनसे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर नजर आएंगे। 13 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम पेपर होता है, जिसमें से आपको 3 और 2 5 और 5 10 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 क्वेश्चन अलग होते हैं, पर 4 से 5 क्वेश्चन अगर ऐसे नजर आ जाए जिनको मैंने यहाँ पर कवर कराया है, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके कराए हुए आ जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से कि मैं वो वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आप यहां पर वन बाय वन समझाऊंगा, आराम से वीडियो को बिना स्किप करे लगाकर बैठ जाइए और पढ़िए, ध्यान से अच्छे से पढ़िए। इससे पहले अच्छा, इस वन शॉट वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको पीडीएफ में फॉर्मेट में कन्वर्ट कराकर इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं अपने, ताकि ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाए। अच्छा, एक बात और बोलूं स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप ये जो नोट्स है ये आपको हैंड रिटन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैं इसको कन्वर्ट कराऊंगा पीडीएफ में फटाफट से और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, उनको पता नहीं है कि गुरुजी क्लासेस पे क्या क्या अवेलेबल होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि गुरुजी क्लासेस पे आप मेरे नंबर 8851450051 पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपको इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड करूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाइए, टेलीग्राम को आप जो चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और इंग्लिश का पेपर जैसे आपका है तो मैंने उसकी भी तैयारी वन शॉट वीडियो में करवा दी है, लाइव क्लास भी ली थी, एंड आई वुड ट्राई कि मैं आपके एग्जाम से पहले भी पॉलिटिकल साइंस की एक लाइव क्लास ले लूं, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। दूसरी बात लिखना कैसे, आज टॉपर्स के आंसर शीट भी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में डाल चुका हूं। यस, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाते हो, हिंदी मीडियम की वीडियोस नहीं डालते। बेटे मैं डालूंगा, आप बेफिक्र रहो, मेरे को आपका भी ख्याल है, सब बातों का मेरे को ख्याल है। और यहाँ पर गुरुजी क्लासेस में मैं आपको लास्ट तक लेकर जाऊंगा। लास्ट तक मतलब जब तक आप कोई जुडिशरी में या फिर AIB में या अच्छे रैंक प्राप्त कर लें, और मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लग जाए, तो उससे बेटर मेरे लिए और क्या ही होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट वीडियो। क्वेश्चन आप समझना ध्यान से क्या समझा रहा हूं, और नोट भी कर सकते हो तो कर लेना, आंसर नोट करने में समय मत खराब करना, चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, what is the difference? First question comes over here, that what is the difference between state and the society? स्टेट और सोसाइटी के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द सोसाइटी, फर्स्ट डिफरेंस आता है, स्टेट इज वाइडर स्कोप देन द सोसाइटी। स्टेट जो होती है बड़ी होती है सोसाइटी से, किसी जगह पर सोसाइटी होती है छोटे लेवल पे, और स्टेट क्या होता है? राज्य, पूरा राज्य जो कि बड़ा है। स्टेट इज द वाइडर फॉर्म, स्टेट इज सोसाइटी इज वेरी, देखिए, स्टेट इज द सोसाइटी इज अ वेरी ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स। देखो, स्टेट क्या होती है? सारे लोगों की, बड़े लोगों की स्टेट, एक बड़ी राज्य, और सोसाइटी कुछ ही लोगों की, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि ब्रॉड होती है, एक अलग विचारधारा, कुछ सोसाइटी जहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप सोशल। देखो, सोसाइटी कैसे बनती है? लोगों के इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, इन सब से, यानी कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब से मिलकर एक सोसाइटी बन रही है। द एमर्स द डेवलप अमंग द पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, और जो सोसाइटी के मेंबर्स आगे तक चलते रहेंगे। अच्छा, सोसाइटी इज प्रायर टू द स्टेट। देखो, सोसाइटी इज द रूटेड इन ह्यूमन नेचर। देखो, सोसाइटी क्या है? हाँ, स्टेट से पहले की एक सोसाइटी है। सोसाइटी प्रायर कैसे है?
देखिए हम जब 4-5 लोग मिल गए, एक जगह पर रह रहे हैं, हम सबने मिलकर एक जगह पर रहना शुरू करा, समझना शुरू करा, एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे का पहनावा देखा, खाना वगैरह, इन सब हमने एक साथ खाना शुरू करा, तो एक सोसाइटी बन गई। इस सोसाइटी से मिलते जुड़ते एक राज्य बन गया। तो स्टेट इज प्रायर टू द सोसाइटी, पहले है, ठीक। सोसाइटी इज प्रायर टू द स्टेट, मतलब सोसाइटी स्टेट से पहले है। अगला, स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज यूनिटी ऑफ द पीपल। देखो स्टेट क्या है, स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है, राजनीतिक तरीके से जुड़ी हुई है। हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, ये एक राजनीतिक तरीके से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की जो सोसाइटी है वो हिमाचल के लोगों की सोसाइटी की जैसी नहीं है, सबकी अपनी थिंकिंग अलग है, कल्चर अलग है, पर पॉलिटिकली जुड़े पड़े हैं, सारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकली जुड़े पड़े हैं। तो यहां पर आता है सोसाइटी इज नेचुरल यूनिटी। पर ये देखो जो राज्य है वो पॉलिटिकली जुड़े तरीके से जुड़ा है, और जो सोसाइटी है वो नेचुरली तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। सोसाइटी इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट इज द एजेंसी ऑफ द स्टेट। देखो गवर्नमेंट क्या है, यहां पर बात आती है कि जो स्टेट है, स्टेट की एजेंसी क्या है, गवर्नमेंट। कौन चला रहा है स्टेट को, गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही है स्टेट को। सो गवर्नमेंट इज द एजेंसी ऑफ स्टेट। अगला आता है यहां पर, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट नॉट द सोसाइटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, देखो सोवरेनिटी का मतलब मैं आपको बताता हूं, सोवरेनिटी का मतलब होता है पावर। What is the meaning of sovereignty? Sovereignty means power. It means power. Sovereignty का means power. और यस एक बात और आपको समझा दूं कि ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द जो कि आपको अपने आंसर में डालने डाले। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता इंग्लिश में क्या क्या वर्ड्स बनाने हैं। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे कुछ चमकीले वर्ड्स जो एकदम से मतलब टीचर की आंखों में पड़े, खनके कि हाँ यार बच्चे को कुछ नॉलेज है, कुछ आपको। देखो आप लॉ करने जा रहे हो, लॉ के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लीगल वर्ड्स होते हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक तो पेपर आने वाले टाइम में आपका ऐसे होगा जो सिर्फ लीगल लैंग्वेज का होगा, मतलब कि आपको सिर्फ वो बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना है। तो सोवरेनिटी का मतलब होता है पावर। पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, और स्टेट ही तो चला रहा है ना। पावर किसके पास है, स्टेट के पास, नॉट द सोसाइटी। सोसाइटी के पास पावर नहीं होता। पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, और वही गवर्नमेंट ही तो स्टेट को चला रही है। इसके बाद गवर्नमेंट इज द एजेंसी ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट कौन है, एजेंसी ऑफ स्टेट है। गवर्नमेंट ही तो स्टेट की एजेंसी है, गवर्नमेंट ही तो चला रही है स्टेट को। इसके बाद अच्छा, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट नॉट द सोसाइटी। जो पावर है, ये ऑलरेडी हमने एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, ये 2 बार रिपीट हो गया, मेरे एडिटर की मिस्टेक है ये, ठीक है। इसके बाद टेरिटरी बिलोंग्स टू स्टेट नॉट द सोसाइटी। देखो टेरिटरी क्या होती है, टेरिटरी का मतलब होता है सीमाएं। टेरिटरी का मतलब होता है सीमाएं, जो भी रेखा है, बॉर्डर लाइंस है, वो स्टेट के होते हैं, सोसाइटी की नहीं है। मैं बोलूं कि भाई ये सिर्फ हिंदुओं का मोहल्ला है, वो मुस्लिम्स का है, वो जैन्स का, ऐसा नहीं होता है ना भाई। आप देखो कोई भी किसी भी कम्युनिटी में आके रह सकता है, सोसाइटी में आके रह सकता है। इट डजंट मैटर कि हमें कोई एनरोलमेंट देना है उसको या कोई फॉर्म फिलअप कराना है। तो जो टेरिटरी होती है, यानी कि जो सीमा होती है, वो सिर्फ सोसाइटी स्टेट की होती है, सोसाइटी की नहीं होती है। तो ये वाली लाइन भी हमारी कवर हो गई। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको कवर कराया। मैंने मोस्टली इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए 10 या 20 नंबर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और 4 नंबर के भी हैं, बेफिक्र रहे। तो ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। 10 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम 1 2 3 शीट्स आपको लिखनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। आप मेरी वीडियो के लिंक ऊपर आ भी रहा होगा, कार्ड में जाके आप देखेंगे तो आएगा, और लास्ट में भी उसका लिंक आएगा उस वीडियो का, ठीक है। आगे देखिए, डिस्क्राइब 2 टाइप ऑफ लिबर्टी। ये आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। 2 तरीके की लिबर्टी बताओ, ठीक है। द वर्ड लिबर्टी स्टैंड्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो लिबर्टी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से होकर आया है, जिसका मतलब जो है लिबर, विच मीन्स फ्री, जिसका मतलब होता है फ्री इन द सेंस ऑफ द, देखो मीन्स फ्रीडम, यानी कि आजादी। आजादी होता है, रिस्ट्रेन द फ्रीडम टू एक्ट एज वन लाइक्स। वैसी आजादी जो एक व्यक्ति पसंद करता है, चाहता है अपने लिए, उस आजादी को। हाउएवर इन अ सिविल सोसाइटी, माना कि एक सामाजिक सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी, मीनिंग ऑफ लिबर्टी इज टेकन टू नेगेटिव एंड हार्मफुल। देखो एक सिविल सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर आजादी को एक तरीके से नेगेटिव फॉर्म में लिया गया है। यार ये बंदा, आजादी का मतलब आप ये तो नहीं आप जाके हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जाके हथौड़ा मार दो, ईंट मार दो, ऐसा कुछ नहीं है। आजादी का मतलब ये भी नहीं कि आप अपने सामने वाले पे भाई थप्पड़ मार दो कि भाई मेरे को तो आजादी है।
हमारी आजादी से किसी और की आजादी भंग ना हो, उसे आजादी बोला जाता है। इसके लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? जो नकारात्मक सुरक्षा, नकारात्मक आजादी होती है, वो क्या होती है? देखो, इन नेगेटिव सेंस लिबर्टी इज नॉट टेकन मींस टू एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। देखो, नेगेटिव सेंस में होता है कि हमारे पास ऐसे काम को करने को आजादी है जो कि कानून की नजरों में सही है। ठीक है, इट मींस दैट फ्रीडम टू एक्ट एनी वे इन दिस फॉर्म लिबर्टी बिकम्स लाइसेंस। आजादी का एक तरीके का आपका लाइसेंस है। सच अ मीनिंग लिबर्टी कैन नेवर बी एक्सेप्टेड टू सिविल सोसाइटी इन कंटेम्परेरी टाइम्स। नेगेटिव कंसेप्शन लिबर्टी स्टैंड रिजेक्टेड। अगर आपका लाइसेंस है, मौलिक अधिकार है आपके पास, तो ही आपके पास आजादी मान जाती, अदरवाइज आपकी आजादी को नेगेटिव टर्म में लिया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? इन इट्स पॉजिटिव सेंस लिबर्टी इज टेकन टू मीन फ्रीडम ऑफ रैशनल लॉजिक लाइफ। देखो, पॉजिटिव आजादी क्या होती है? देखो, वो एक अच्छे तरीके से सोचना समझना। मेरी आजादी क्या है? मेरी आजादी है सांस लेना, अच्छी साफ हवा में साफ पानी पीना, अच्छा अपनी मर्जी का पहनना, अपनी मर्जी से घूमना और अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाना। मतलब पढ़ने का अधिकार मेरा है, जीवन जीने का अधिकार मेरा है, और व्यवसाय कमा के अपनी जीविकोपार्जन यानी कि नर्चरिंग द फैमिली, मतलब अपनी फैमिली को पालने पोषण करने का अधिकार मेरा है। ये सारी क्या है मेरी? ये वो आजादी है जो कि पॉजिटिव आजादी के अंदर आती है। तो यहां पर मेरा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 4 मार्क्स का। इससे पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेम 2 मीन्स ऑफ द पब्लिक क्रिएशन। ये बच्चे जो क्वेश्चन है आपका, ये आता है 20 मार्क्स में। 20 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आता है। मे नेम 2 मीन्स ऑफ पब्लिक क्रिएशन। पब्लिक क्रिएशन के 2 मतलब बताओ। देखो, पब्लिक ओपिनियन एज अ मेथड ऑफ पॉपुलर कंट्रोल। देखो, पब्लिक ओपिनियन क्या है? समाज, जनता का मतलब जनता का व्यू रखना, जनता का विचार रखना, ये क्या है? एक कंट्रोल। देखो, पब्लिक ओपिनियन इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस पॉपुलर कंट्रोल। पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन कंसिस्टिंग व्यूज मैटर्स एंड। देखो यहां पर क्या, हम समाज जब अपने व्यूज देता है, सरकार के आगे रखता है या लोगों के सामने रखता है, जिसे बोला जाता है बोलने की आजादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे पास एक राइट, हमारे पास एक वो है अधिकार है जिसे बोला जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसे बोला जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना बेटे, इसमें क्या होता है कि मेरे को पूरा बोलने का अधिकार है, चाहे मैं समाज के चाहे मैं गलत बात ही क्यों ना बोल, आपकी गलत बातों को बोलने का अधिकार है। ऐसी गलत बातें नहीं जिससे किसी और की इज्जत जाए, ऐसी बात नहीं, बल्कि ऐसी बात जिसे मेरे को बोलने का अधिकार है, जो कि सामाजिक रूप से किसी कोई गलत हो रहा है उसके बोलने का अधिकार। तो इसे बोला जाता है पब्लिक ओपिनियन। इसके अंदर अगर हम बात करें, इट मींस दैट व्हाट द पीपल इज जनरल थिंक अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स। इसमें बोला जाता है कि लोग ज्यादातर क्या सोच रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट, समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकली क्या हो रहा है, किस तरीके से जनता कार्य कर रही है, सॉरी किस तरीके से हमारी सरकार कार्य कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज लाई जा रही है, यदि पॉलिसीज राइट है तो क्या वो सही है हमारे देश के लिए, गलत है तो क्यों है, क्या हमारे संविधान के अंदर कुछ चेंज करने जरूरी है। तो ये वो है हमारी थिंकिंग है। अगला आता है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ब्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ब्राइस, पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द एग्रीगेट व्यूज। देखो ये क्या है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कि सारे लोगों के व्यूज को इकट्ठा करके एक मत निकालना कि क्या चाहती है हमारी जनता सरकार से, संविधान से, ये मत निकालना। ठीक है ना? यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट नोशंस, अलग अलग धाराओं का, अलग अलग विश्वास का, अलग अलग बातों का, प्रेजुडिस एस्पिरेशन, यानी कि किस तरीके की वो बातें चाहते हैं। अगला, एज पर द हेरोल्ड लॉसवेल। हेरोल्ड लॉसवेल क्या कहता है? इन ऑर्डर दैट द ओपिनियन में बी पब्लिक मेजॉरिटी इज नॉट एनफ। हमने माना कि कभी कभी पब्लिक ओपिनियन एनफ नहीं होता, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, बट द ओपिनियन मस्ट बी सच दैट व्हाइल द मेजॉरिटी मे नॉट शेयर इफ दे फील बाउंड। देखो यहां पर क्या होता है, हमने माना कि कभी कभी पब्लिक ओपिनियन बेहतर नहीं होता, सही नहीं होता, पर ऐसा हो कि ऐसा ओपिनियन हो कि ज्यादातर लोग ने एक ही बात पर मत दिया है। ठीक है, सबमिशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि अगर हम पब्लिक ओपिनियन को भी कंसीडर करें तो उसमें हर छोटे, हर बड़े, हर किस्म के, यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, हर तरीके से लोगों ने अपना मत रखा है। हर प्रांत के, हर जगह के लोगों ने, चाहे छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, और कोई भी तरीके का व्यक्ति है, उसने अपना मत रखा इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन में। ठीक है, इसके बाद आता है यहां पर अकॉर्डिंग टू द जे कॉर्नी। बेटा देखो यहां पर बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं,
आपको कोई से भी दो थिंकर्स के नेम को याद कर कर, मैं नोट्स भेज दूंगा, जिसकी डेफिनेशन इजी लगे आपको उसकी याद कर लेना। J.H. कॉरिस कहता है पब्लिक ओपिनियन वन डिमेरिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस मे बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस व्हाट गवर्नमेंट डज। देखो यहां पर क्या, पब्लिक ओपिनियन एक वो डीमेरिट है, डीमेरिट मतलब गलत बात है सरकार के लिए, जो सरकार कर रही है उसकी बातों को विघ्न डालती है, मतलब पब्लिक ओपिनियन उसकी बातों को रोकती है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, इसीलिए तो एक ऑपोजिशन रखी जाती है। अच्छा, R.S. सोल्टन सेज द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड टू व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट वांट फॉर देयर कॉमन लाइफ। ये वो चीज होती है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं अपनी आम जिंदगी के लिए। अकॉर्डिंग टू R.G. गेटल, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इज मॉडर्न द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन की वजह से ही आजकल की डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन रही है, यानी कि लोकतांत्रिक समाज बन रहा है पब्लिक ओपिनियन की वजह से। ठीक है, अगली बात आती है अकॉर्डिंग टू द E.B. शोल्स। देखो यहां पर इतने सारों की करने की जरूरत नहीं है, वो इनफ है आपके लिए, जो 4-5 डेफिनेशंस हो गई है। चलो आगे करते हैं इसमें। नेचर एंड फीचर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, किस तरीके का होता है पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन नीड नॉट नेसेसरी बी मेजॉरिटी एक्सप्रेस यूनिवर्सल एंड यूनानिमस एक्सप्रेशन, दो अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल होल्ड डिफरेंस पॉइंट ऑफ द व्यू स्टिल। देखो यहां पर क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन नेसेसरी नहीं है, पर ये एक तरीके से यूनिवर्सल है, सब लोगों का हमें ओपिनियन चाहिए होता है। अगर हमें अपने फैमिली के अंदर कोई चीज चाहिए, अगर हमें फैमिली के अंदर कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, तो सारे परिवार के लोग मिलकर इकट्ठा कर उस चीज के लिए डिसीजन लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एक का डिसीजन माना जाता है, घर में एक बड़ा होता है परिवार के अंदर, उसका डिसीजन माना जाता है, पर बहुत ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं जो कि उसका डिसीजन मजबूरी में मानते हैं क्योंकि वो बड़ा है, तो वो एक तरीके से गलत है। ठीक है, इट इज नॉट imperative that everyone part of the country should hold the same opinion। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने लोग हैं उन सबका सेम ही ओपिनियन हो। तो यहाँ पर एक एवरेज निकाली जाती है कि ज्यादातर लोगों का मत क्या है। इसमें आता है इट इज द ओपिनियन हेल्ड बाय अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ द सिटीजंस। ये क्या है, एक ऐसी संस्था जो लोगों के द्वारा सोची समझी जाती है। ठीक है, इट ऑलवेज एम्स टू प्रमोशन ऑफ द कॉमन गुड। ये हमेशा लोगों का एक अच्छा, सबका एक समान भला चाहने की ही बात यहां पर करी जाती है। सो इट ऑलवेज सस्टेन द कॉमन गुड। आगे यहां पर आता है ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन वी डू नॉट नो। हमें ये नहीं पता था कि पब्लिक ओपिनियन का ओरिजिन कहां से, किसने ये प्रथा को स्टार्ट करा कि पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। तो द टर्म पब्लिक ओपिनियन वाज फर्स्ट यूज, बट देखो हम फर्स्टली बट सिमिलर टर्म्स वर इन यूज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स। ऐसी हमने एंशिएंट और मेडिवल टाइम यानी कि वो एक प्राचीन और मध्य युगीन सभ्यता में देखी है, जैसे कि एंशिएंट रोमन्स ने भी बोली इस तरीके की बात, पोपुली ने भी इन दिस मिडिल एज द वैक्स पोपुली वॉक्स डी, इन्होंने भी इस बात को बोली है। ठीक है, हाउ पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म, किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन बनता है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत अजीब सी बात है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे बनाया जाए। द पब्लिक ओपिनियन टेक्स इट्स, अब आता है हाउ पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत अलग सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत अलग सी बात है कि पब्लिक ओपिनियन सबको मिलाकर एक जस्ट कैसे बनाया जाए। द पब्लिक ओपिनियन टेक्स इट्स बर्थ जनरली विद द कन्वर्सेशन गॉसिप। देखो पब्लिक ओपिनियन किस तरीके से बनती है, लोगों की आपस में बातचीत करके, जनरली गॉसिप करके, 4-5 लोग आपस में मिल जाते हैं, उनकी विचारधारा आपस में मैच करती है, यानी कि आइडियोलॉजीज मिलती हैं, तो इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन मिलता है। जनमत जिसे बोला जाता है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, इसके बाद आता है फैक्टर्स कंडीशन फेवर द फॉर्मेशन द साउंड पब्लिक ओपिनियन। वो फैक्टर्स जो कि पब्लिक ओपिनियन के फेवर में होते हैं, जो कि साउंड मतलब पब्लिक की आवाज कैसे ऊंची मतलब पहुंचे, तो उसको क्या है, एन एजुकेटेड सोसाइटी इज नीडेड। देखो यहां पर क्या है, एक एजुकेटेड सोसाइटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 4-5 ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं जो बातें कर रहे हैं सीधा, उनको कुछ पता नहीं कि क्या आइडियोलॉजी चल रही है गवर्नमेंट की, क्या टर्म्स है उनकी, क्या पॉलिसी चल रही है, उसके बस खिलाफ बोले जाना। तो यहां पर होती है कैपेसिटी, इंटरेस्ट, फ्रीडम, थिंकिंग, लिटरेसी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट सुटेबल। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मोस्ट सुटेबल होते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स। देखो यहाँ पर क्या, एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द अम्पेयरिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फेलोशिप, यानी कि समझना, जानना और चीजों को परख कर चीजों के बारे में बोलना। इसके बाद पीपल शुड बी पोलिटिकली अलर्ट। लोगों को राजनीति तरीके से सतर्क होना पड़ेगा। अ नीन एंड कंसिस्टेंट इंटरेस्ट इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखो यहां पर क्या है कि हमारे सामाजिक मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बिल्कुल अपना इंटरेस्ट रखना और तब उसके ऊपर जवाब देना। ठीक है, द एक्टिव पब्लिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल इलाइट। देखो पॉलिटिकल इलाइट का मतलब होता है कि पॉलिटिकल जितने भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं इनमें पॉलिटिकली पार्ट करना, वोट डालना, वोट के लिए खड़े होना, मतलब मतदान करना और मतदान पाने के लिए खड़े होना, चुनाव लड़ने के लिए खड़े होना, आपको जितने भी पॉलिटिकल राइट्स है क्या क्या मिले वो इनको बारे में जानना। इस तरीके से पॉलिटिकल ओपिनियन बनता है। तो यहां पर आपको देख सकते हैं
किस तरीके से हमने 20 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बेटा इसको आपको कम से कम 4 शीट्स के अंदर लिखना है, अपनी राय को, अपनी थिंकिंग को आपको कम से कम 4 शीट्स में लिखना है, 4 शीट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी से आप क्या समझते हैं? देखो, मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी, द वर्ड लेजिटिमेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये एक लैटिन वर्ड से आया है निकलकर, जिसको बोला जाता है लेजिटिमस, जहां से निकल गया लेजिटिमस। ड्यूरिंग द मिडिल एज इट वाज कॉल्ड द लेजिटिमिटियस। इसको मिडिल एज यानी कि मध्य हिस्ट्री में इसे लेजिटिमिटियस बोला जाता है, विच इंग्लिश लैंग्वेज वाज इंटरप्रेटेड इज लॉफुल। इसका मतलब होता है कि लॉफुल यानी कि कानूनी रूप से किसी बात को करना, लॉफुल। यूज द वर्ड लेजिटिमम, देखो, टू डिनोट द पावर कंसिडर्ड बाय द लॉ, ऐसी शक्ति जो कि कानून के द्वारा, ऐसी पावर जो कि कानून के द्वारा गवर्न है, यानी कि बाय द लॉ, यानी कि लॉ उसको गवर्न करता है उस पावर को। लेटर ऑन द वर्ड लेजिटिमेसी, बाद में ये जो वर्ड लेजिटिमेसी है वाज यूज्ड फॉर द ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स। बाद में जो वर्ड है ये मतलब कुछ ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करने लगा, लेजिटिमेट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स यानी कि हमारे संविधान के क्या सिद्धांत हैं, एंड अडॉप्टेशन ऑफ द ट्रेडिशंस यानी कि अडॉप्शन ऑफ ट्रेडिशन, नए सिद्धांतों को अपनाने के लिए भी लॉफुल तरीके से, कानूनी रूप से ही किसी नए सिद्धांत को अपनाया जाए, उसको लिए यूज करा जाने लगा। अ स्टिल लेटर स्टेज ऑफ द एलिमेंट कंसेंट, बाद में एक लेटर एलिमेंट भी कंसेंट यानी कि अपनी बात को बताना, इसको भी वॉज एडिड टू द मीनिंग ऑफ दिस, यानी कि कानूनी रूप से क्या लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कंसेंट, अपनी राय देना भी इसमें ऐड कर दिया गया। कंसेंट वाज कंसीडर्ड अ लेजिटिमेट रूल, यानी कि एक सही नियम को कानून के तरीके से अप्लाई करना को ही कंसेंट बोला जाता है, मेरा कंसेंट देना, ठीक है। इसके बाद आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या है, देख लेते हैं कितने मार्क्स का है। बेटा ये आपका 20 मार्क्स का, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। यस, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं हमारे, कौन कौन से हमारे लॉ के, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक होता है हमारा लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें से एक है लेजिस्लेटिव, तो जिससे बनता है लेजिस्लेचर क्या है, देखो, द टर्म लेजिस्लेचर इज अ जेनेरिक टर्म मीनिंग द बॉडी विच लेजिस्लेट। देखो, जो बनाती है, जो बना रही है किसी चीज को, ऐसी संस्था जो कुछ बना रही है। द टर्म लेज मीन्स लॉ एंड लेचर मीन्स द प्लेस। इटिमोलॉजिकली लेजिस्लेचर मीन्स अ प्लेस वेयर द लॉ मेकिंग। देखो, लेग का मतलब क्या है, लॉ, यानी कि LEGG, इसका मतलब है लॉ। और लेचर का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो कानून को बना रही है, मेकिंग द लॉ, ठीक है। लेजिस्लेचर विच इज यूज टू सिनोनिम ऑफ द लेजिस्लेचर, जिसका एक पर्यायवाची शब्द यूज करा गया सिनोनिम। लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, यानी कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी संस्था, कानून कहां पर बन रहा है, पार्लियामेंट में ही तो बन रहा है। दिस वर्ड स्टैंड्स डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्ले। पार्लियामेंट कहां से आया, फ्रेंच वर्ड से आया पार्ले, विच मीन्स टू टॉक और टू डिस्कस द डेलिब्रेट, यानी कि किसी विशेष चीज के ऊपर बात करना। पार्ले ये वर्ड कहां से आया, फ्रेंच से। तो किसी विशेष चीज, विशेष रूप पर बात करना ही बोला गया इसको। अगला इसी के अंदर टॉपिक है यहीं पर ही, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जनता के राज को दिखाया जाए, यानी कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं जो जनता की राय से ही बन रहा है, ठीक है। द मेजर प्रिंसिपल, इट इज द प्रिंसिपल टू द पॉपुलर सोवरेनिटी। यहां पर होता है कि यहां पर क्या है कि पूरी पावर है लेजिस्लेशन के पास, सोवरेनिटी यानी कि पावर। बट डेमोक्रेसी इज मच मोर देन जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो यानी कि जो लोकतंत्र है वो किसी सरकार से ज्यादा बड़ा है। लोकतंत्र क्यों बन रहा है, क्योंकि जनता ने अपनी राय दी लोकतंत्र में, लोकतंत्र से बन रही है डेमोक्रेसी। यहां पर इट इज द वे ऑफ द इट इज अ वे ऑफ लिविंग एंड इट इज द एक्सेप्टेंस एंड एडमायरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमैनिटी। देखो, यहां पर क्या है, किसी डिग्निटी है, वे ऑफ द लिविंग, यानी कि लोगों के जीने के रूप को बताता है और लोगों के द्वारा किसी कानून को अपनाए जाने की प्रतिक्रिया को दिखाता है ये, ठीक है। इसके बाद मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र के फायदे क्या है? देखो, रियल डेमोक्रेसी रेपुडिएट्स ऑल द प्रिविलेज एंड इक्वालिटी। देखो, डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र है एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए। किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा। अच्छा, ये एक वो है कि जो लोगों के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बताती है, लोगों किसी स्पेशल क्लास या किसी भी जगह के हैं तो उन सबको समान तरीके से ऑपरेट करती है। लिबर्टी हु पोजेस द राइट ऑफ द वोट, एक ऐसे लोग जिनके पास वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। अगला आते हैं ना, डेमोक्रेसी ऑल इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि लोकतंत्र के अंदर कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। डेमोक्रेसी कास्ट एंड एनेबलिंग इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी करती है लोगों के माइंड को एक तरीके से अपने अंदर संजो के रखती है। लोग क्या चाह रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वो दिखता है, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक रिजाइम अ सेंस ऑफ द पब्लिक स्पिरिट एंड रिस्पांसिबिलिटी डेवलप, यानी कि लोगों की आत्मा बसती है लोकतंत्र के अंदर, लोगों की बात बसती है लोकतंत्र के अंदर। पब्लिक रिजाइम, माइंड ऑफ एवरी सिटीजन, हर व्यक्ति का माइंड जो होता है लोकतंत्र चाहता है ताकि लोकतंत्र आए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वो हमारा कानून बनाए लेजिस्लेचर के द्वारा। अच्छा, इसी में बात आती है स्पीच और एसोसिएशन, मेरे को बोलने का अधिकार है, कुछ भी काम करने का अधिकार है, ये सारी चीजें, ठीक है। डेमोक्रेसी डज नॉट एक्सेप्ट द आइडिया दैट स्टेट इज द एंड इटसेल्फ। यहां पर डेमोक्रेसी एक वो नहीं है कि सारी बातें राज्य पर आके खत्म हो जाती है। द स्टेट इज द मीन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राज्य बनाया गया है लोगों के वेलफेयर के लिए। द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ द डेमोक्रेसी इज द, वर्च्यू का मतलब होता है पावर, बल पर, इज द स्टेट स्टैंड फॉर द अनफेटर्ड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट्स, यानी लोगों की एक ऐसी आत्मा को छानकर दिखाना जो कि बसती है हमारे संविधान के अंदर, संविधान कहता है लोकतंत्र। इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के नुकसान क्या क्या है? देखो, देयर आर मेनी क्रिटिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी हु कंडेम इट्स वेरियस ग्राउंड्स। देखो, यहां पर बहुत सारी आलोचना है जो डेमोक्रेसी को गलत बताती हैं। इट हैज बीन सेड दैट द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि सारे लोग एक ही मत पर नहीं निकल कर आते, जिससे डेमोक्रेसी का आइडिया वहीं पर ही रह जाता है। इंटेलिजेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड गुड कंसाइनेंस, ये भी कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग होशियार हैं या सारे लोग एक ही तरीके से, एक ही जितने पढ़े लिखे हों, तो ये भी दिक्कत होती है। अ मेजॉरिटी इज डिवोटेड बाय द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एज अ होल, सेल्फ इंटरेस्ट। यहां पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी ज्यादातर लोग अपने भले की बात सोचते हैं, समाज के और देश के भले की बात को पीछे रखा जाता है। सम क्रिटिक्स हैव बीन सेड दैट इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पुअरेस्ट, द मोस्ट इग्नोरेंट, मोस्ट इनकैपेबल। ये लोग कुछ कहते हैं, यहां पर कई जगह पर बातें ये भी बोली गई है कि ये डेमोक्रेसी के द्वारा जो पुअर लोग हैं उनको नकारा जाता है, उनके विचारों को दबाया जाता है, एक बड़े तबके के लोगों को सामने दिखाया जाता है। तो यहां पर आता है डेमोक्रेसी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय देयर क्रिटिक्स, डेमोक्रेसी एज अ इग्नोरेंट पीपल आर इजीली लेड अवे फ्रॉम द आंसर। यहां पर क्या होता है, जो नकारे गए लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको जल्दी से पीछे रखा जाता है और गरीब तो गरीब ही रहता है, अमीर अमीर बन जाता है। तो यहां पर डेमोक्रेसी की ये नेगेटिव बात है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां पर 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखो, डिस्कस द जुडिशरी एंड इंपॉर्टेंस फंक्शन। जुडिशरी क्या है और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? देखो, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर अ जस्टिस सिस्टम दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर आर्म्स। एक ऐसा न्यायिक प्रक्रिया है, एक ऐसा जस्टिस सिस्टम है, न्याय देने का सिस्टम है जो कि किसी और के द्वारा नहीं कंट्रोल में है सिवाय जुडिशरी के, ठीक है। गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल, किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक संस्था के हाथ में नहीं है ये, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या है कि जो हमारे न्यायालय है वो ही आंसरेबल है संविधान के लिए। संविधान ने बताया कि जो न्याय दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि न्यायालय के द्वारा दिएगा। सच इंडिपेंडेंस आल्सो इंश्योर दैट देयर इज अ मिसयूज ऑफ पावर बाय सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये सरकार के हाथों में चली जाती है पावर, तो सरकार के द्वारा इस चीज का मिसयूज करा जा सकता है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला एक और क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। एक और क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, एक्सप्लेन मीन्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन बी एनी प्रोसेस दैट डायरेक्टली एंगेज द पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग, इट गिव्स द फुल कंसिडरेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज का पूर्ण रूप से एक डिसीजन पूछा जाता है और उसको रखा जाता है सामने, किसके? पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज प्रोसेस नॉट अ सिंगल इवेंट, ये एक सिंगल इवेंट नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, सबका मिलाजुली बात है, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न आ जाता है, डिफाइन सोवरेनिटी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी। पावर क्या है और पावर की विशेषताओं को बताएं। इसके बाद
इस वाले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए यहां पर पावर क्या है, सोवरेनिटी क्या है। देखो जस्टिन ऑस्टिन हैज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली बाय प्रोपाउंडिंग द थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी। किसने दी है? जस्टिन ऑस्टिन ने दी है एक बड़ी सी थ्योरी सोवरेनिटी के बारे में। लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पब्लिश्ड, एक देखो ये बहुत बढ़िया है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस आपका एक आगे सब्जेक्ट आने वाला है लॉ के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस। और जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस होता है कानून का इतिहास, लॉ का इतिहास, कैसे चलता आ रहा है, कब चलता आ रहा है, पहले क्या था, अब क्या था, मध्य मिडिल एज में क्या था, सारा जूरिस्प्रूडेंस। अगर जिन बच्चों को जूरिस्प्रूडेंस नहीं पता, मैं बता दूं कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है एक ऐसा इतिहास कानून की, एक ऐसी किताब जो इतिहास बता रही कानून का क्या चल रहा था। ठीक है, ओके। कब पब्लिश हुआ था? 1832 में। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉब्स एंड द बेंथम। देखो जॉन ऑस्टिन ने अपनी बात को पढ़ा, जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा, और वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था किससे? हॉब्स और बेंथम से। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी, ऑस्टिन ने क्या सोवरेनिटी की थ्योरी दी? रिफ्लेक्ट्स हिज व्यूज ऑन द नेचर ऑफ लॉ। ये कहता है कि प्रकृति का कानून क्या है उसके बारे में मैं थ्योरी बता रहा हूं। ही वॉज यूटिलिटेरियन jurist and gave the definite of the Bentham's principal law। एक इसने एक पूरी यूटिलिटी मतलब कि एक यूनिवर्सल तरीके से एक थ्योरी दी, और किसके फेवर में दी? बेंथम्स प्रिंसिपल के, उसके लॉ के जो बेंथम्स प्रिंसिपल दिया था सिद्धांत के ऊपर। ऑस्टिन वाज द ओपिनियन दैट द स्टेट डिड नॉट ओरिजिनेट इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोला कि जो स्टेट निकल रही है वो सामाजिक रूप के लिए नहीं निकल रही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये निकल रही है, स्टेट बनती है राजनीति ऑब्लिगेशंस के लिए, यानी कि राजनीति में रुकावटें पैदा जो कर रही है समाज का ओपिनियन, उसके लिए। पीपल ओबेड द स्टेट ऑन अकाउंट देयर फोर्सेस, हैबिट एंड ओबीडियंस। पीपल ओबे कर रहे हैं स्टेट को, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली उनको फोर्स करा जाता है, उनकी हैबिट, उनको ओबीडियंट बनाया जाता है। द स्टेट एग्जिस्ट ऑन अकाउंट इट यूटिलिटी द पीपल, ही हैड नॉट बिलीव नेचुरल राइट ऑफ मैन। देखो स्टेट क्या है? स्टेट, राज्य तो चाहता है कि क्या होता है? द स्टेट एग्जिस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूटिलिटी। स्टेट सिर्फ अपनी यूटिलिटी चाहता है। ही हैड नो बिलीफ इन द नेचर ऑफ राइट मैन। इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सही लोगों के पास क्या राइट है क्या नहीं है। ऑल राइट्स आर द क्रिएशन बाय द स्टेट। सारे जितने भी अधिकार है वो स्टेट के लिए बनाए गए हैं, स्टेट के द्वारा। लिबर्टी ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द सोवरेनिटी वी प्रिपेयर। जो लोगों की आजादी है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारी पावर के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी पावर कितनी है। ऑस्टिन डिड नॉट लाइक द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन को पार्लियामेंट्री की गवर्नमेंट पसंद नहीं थी। ही डिफाइंड द लॉ एज अ कमांड गिवन बाय द सुपीरियर टू इंफीरियर। इसने बोला कि जो लॉ होता है वो कुछ सुपीरियर लोगों के द्वारा छोटे इंफीरियर लोगों को जो कमांड दी जाती है उसे लॉ बोला जाता है। ठीक है, ही सेज दैट इट डिटरमाइंस ह्यूमन सुपीरियर नॉट द हैबिट ऑफ द ओबीडियंस लाइक सुपीरियर। उसने बोला कि अगर जो सुपीरियर लोग हैं उनको सुपीरियर नहीं बनाया जाएगा तो इंफीरियर पर राज कैसे करा जाएगा? ये बात उसने बोली ऑस्टिन ने। ठीक है ना। इसके बाद ह्यूमन सुपीरियर सोवरेनिटी सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। उसने बोला कि जो समाज है, सोसाइटी है, वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है। ऑन एनालाइजिंग द अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैन बी पॉइंटेड आउट। ऊपर डेफिनेशन को पढ़ के हम कुछ फैक्ट्स के उजागर कर सकते हैं, जैसे कि इन एवरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी सम पर्सन और बॉडी पर्सन एक्सरसाइजेस सोवरेन पावर। देखो हर राजनीति के अंदर थोड़ी सी पावर तो सत्ता को दी जाती है। पहली बात, हर राजनीति के अंदर थोड़ी सी पावर तो सत्ता को दी जाती है। दूसरी बात, सोवरेन इज अ डिटरमाइन ह्यूमन सुपीरियर। सोवरेन क्या डिटरमाइन कर जाता है? ह्यूमन सुपीरियर को। ही कैन नॉट बी नॉन ह्यूमन बीइंग। यहां पर क्या होता है कि कोई भी नॉन ह्यूमन बीइंग नहीं होता। सोवरेनिटी कैन नॉट रिसाइड इन जनरल विल नॉर द मास ऑफ द पीपल। ये एक एक एक, एक सबकी एक इच्छा नहीं है, और सब एक चाहते ही नहीं है पावर किसी सरकार के पास हो। बट इलेक्टेड नन ऑफ दिस डिटरमाइन। यहां पर क्या होता है? बस सब लोग चुनते हैं इस चीज को। द सोवरेनिटी डज नॉट टेंडर द ओबीडियंस टू एनी अदर लाइक ह्यूमन सुपीरियर। दिस द देयर कैन बी ओनली वन सोवरेनिटी इन द वन डिपेंडेंट। देखो यहाँ पर क्या होता है? सबके हाथ में पावर नहीं दी जा सकती, किसी एक के पावर में ही हाथ में रहेगी पावर। कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी और द सोवरेनिटी इज इंडिवाइजिबल। देखो यहाँ पर क्या होता है? जो पावर होती है वो अविभाजनीय है, उसको विभाजन नहीं कर सकते, ऐसा ऑस्टिन ने बोला था। ठीक है, अब यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 20 मार्क्स का। ये भी आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आता है,
एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट के ओरिजिन के मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं, किस तरीके से स्टेट हमारी आई, किस सिद्धांतों पर आई। तो अगर हम इसकी बात करें द थ्री थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंशिएंट इंडिया आर एज फ्लोज। एंशिएंट इंडिया यानी कि हमारा जो पुराना भारत था उसकी थ्री थ्योरीज किस तरीके से है, तीन थ्योरी। पहली आती है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि सोशल का मतलब सामाजिक थ्योरी, सामाजिक थ्योरी। इसके बाद डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, और अगली आती है ऑर्गेनिक थ्योरी। द फॉलोइंग इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईच थ्योरी। यहां पर मैं आपको ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूं हर थ्योरी का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वन ऑफ द कॉमन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट बिलीव दैट द स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ये बोलता है कि जो स्टेट है हमारा, ये क्या हमारा दो के बीच की बात चल रही है। स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि किसके बीच की? किंग और द सब्जेक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो राजा है और समाज है, जो राजा समाज या कोई रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारा प्रधानमंत्री, जो भी हम कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चुन रहे हैं, उसके बीच का कॉन्ट्रैक्शन। द किंग दस अपॉइंटेड वाज एक्सपेक्टेड टू सेव द स्टेट। किंग को क्यों अपॉइंट करा गया? क्योंकि वो स्टेट को सेव करे फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, एस्टैब्लिश एंड द सिक्योरिटी। जो भारी जो भी हमारे को प्रॉब्लम है स्टेट को, उसको सेव करे किंग यहां पर। अगली थ्योरी यहां पर है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। Divine origin theory. This theory origin kingship as well as the state was not widely acclaimed the ancient India polity. The king according to this theory was subordinate to law which was made by the society. यहाँ पर क्या है? डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के अंदर होता है कि जो किंग है वो सबॉर्डिनेट टू द सोसाइटी। इट मींस दैट वो लॉ जो कि सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है उनको गवर्न करने के लिए किंग उसका सबॉर्डिनेट है। किंग उसको सेव करता है, मेंटेन करता है, उसी लॉ को बना के रखता है वो। इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहां पर, तो अगली थ्योरी यहां पर आ जाती है फादर ऑफ टू दिस सब्जेक्ट टू ट्रीट विद द अफेक्शनेट। अगला यहां पर अगर हम पढ़ ले इसमें किंग ओरिजिन थ्योरी, यहां पर डिवाइन थ्योरी आ चुकी है। एक सेकेंड। हाउएवर सर्टेन द अग्नि पुराना, एक मिनट स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। थर्ड पॉइंट यहां पर आ गया हमारा, कोई बात नहीं, यहां पर थर्ड पॉइंट शायद मिस हो गया है। एक दो पॉइंट उन्होंने मिक्स कर दिए। इनसे काम कराने का ये लॉस है। तो डिवाइन थ्योरी हमें समझ में आ गई। इसके बाद ऑर्गेनिक थ्योरी क्या होती है? ऑर्गेनिक थ्योरी होती है यानी वो थ्योरी जो भी डेवलपमेंट हमारे राज्य के अंदर चल रही है राजा के द्वारा या जनता के द्वारा, वो बिल्कुल उस तरीके से चले, ऑर्गेनिक तरीके से, जिससे मतलब कि जो डेवलपमेंट हो लोगों का नुकसान ना होकर हो। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है राज्य के अंदर उससे लोगों का नुकसान ना हो, बल्कि इनफैक्ट कि लोगों का भी फायदा हो, राज्य का भी फायदा हो और समाज भी चलता रहे, और किसी भी धर्म, जाति या किसी भी कल्चर का हनन ना हो, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो यहां पर एक हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन स्टेट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समझ नहीं आया तो हमारे पास इसके लिए चॉइस भी आएगी। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है? एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ लिबरलिज्म। देखो, लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड अ फिलोसफिकल आइडियोलॉजी। ये एक राजनीतिक और एक सामाजिक, एक दार्शनिक हमारी विचारधारा है। आइडियोलॉजी टू एस्टेब्लिश द इंडिविजुअल फ्रीडम, किसी एक व्यक्ति की आजादी को, फ्रीडम को, कंसर्न एंड द इक्वालिटी, यानी कि किसी व्यक्ति की आजादी और उसकी समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि इंपॉर्टेंस देता है। डिफरेंट लिबरल एडॉप्ट वास्ट रेंज। देखो यहाँ पर क्या, जो अलग अलग आजादी है, आजादी की बहुत सारी बातें करी गई हैं, आजादी की बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। यहाँ पर बोला डिफरेंट लिबरल एडॉप्ट अ वास्ट रेंज ऑफ द व्यूज। यहाँ पर बहुत सारे व्यूज हैं लोगों के आजाद आइडियोलॉजी को, किसको लेके? लिबरलिज्म को लेके। इंडिविजुअल राइट्स, किसी एक व्यक्ति का अधिकार, इंक्लूडिंग द सिविल एंड द ह्यूमन राइट्स, यानी कि सामाजिक और मानव अधिकार, इसके भी इंक्लूड करा जाता है। कम फर्स्ट अमंग दीज व्यूज, इसके अंदर सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर? इंडिविजुअल राइट, यानी कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार, इंडिविजुअल राइट। अगला आता है मेरे पास ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसके बाद सिविल राइट। सिविल राइट क्या होता है? हमारे जो हमारे किसी व्यक्ति के अधिकार, सामाजिक अधिकार। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म इन इंडिया
Organic theory. This theory holds the view that state is like an organism that each organ has a specific function. इसने बोला कि हमारी जो राज्य होता है वो एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हर स्टेट का हर ऑर्गन होता है, मतलब हर हर क्या है यहाँ पर, द थ्योरी स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, स्टेट किसी व्यक्ति की तरह है, किसी व्यक्ति के समान है, एंड ईच ऑर्गन हैज स्पेसिफिक फंक्शन, और हर ऑर्गन का, जैसे हमारे हाथ का, सिर का, पैर का, हर एक का अपना अपना अलग काम होता है, ऐसे स्टेट का हर अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. द थ्योरी बिलीव दैट the healthy functioning of the whole organism depends upon the healthy condition of the each part of the body. यानी कि healthy function किस तरीके से, जब हमारी बॉडी का हर पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है तभी तो हम पूरे तरीके से सही से चल रहे हैं. ऐसे ही अगर स्टेट का हर फंक्शन, हर पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, हमारा लॉ डिपार्टमेंट हो गया, जितना भी सारे ऑर्गन्स अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तभी तो स्टेट सही तरीके से चल पाएगी. तो ये हमारी ऑर्गेनिक थ्योरी आ गई यहाँ पर. इसके बाद आता है the 7 parts of the body that is the state of a king. यहां पर होते हैं 7 parts of the body that is state are the king or the sovereign. यहां पर जो स्टेट है वो राजा है, किंग है, मतलब किंग का मतलब सोवरेन, सोवरेन का मतलब मैंने आपको बताया था पावर होता है. द मिनिस्टर, द टेरिटरी, अगला कौन सा होता है, द मिनिस्टर होता है. इसके बाद द टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन, द फोर्टिफाइड सिटी और द कैपिटल. अब कितने आ गए, राजा आ गए यहाँ पर जिसके पास पावर है, मिनिस्टर आ गए, आपकी टेरिटरी आ गई, पॉपुलेशन आ गया, और फोर्टिफाइड सिटी और कैपिटल यानी कि उस सिटी की कैपिटल. द ट्रेजरी, द आर्मी, ट्रेजरी आ गया मतलब जो स्टेट के पास खजाना होता है, ट्रेजरी, और आर्मी क्या होता है, वहां की सेना. एंड फ्रेंड्स ऑफ द एलाइज, और हमारे उस स्टेट के नेबर स्टेट से कितने अलायंस है, कितने दोस्त बने हुए, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है. अगर ये सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, इट मींस दैट हमारी स्टेट बढ़िया तरीके से काम कर रही है. इसका अमंग ऑल 7 एलिमेंट्स, अगर आपको यहां पर ऑर्गेनिक थ्योरी को लिखना है तो ये 7 एलिमेंट्स जरूर लिख कर आना, क्योंकि अमंग ऑल द 7 एलिमेंट्स ऑन पार्ट्स और पार्ट इट इज द किंग हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन सारे 7 एलिमेंट्स में से किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किंग ही इन सबकी देखरेख को आगे चलाता है. इसके बाद यहां पर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, What is liberalism? Explain the main feature of liberalism. लिबरलिज्म क्या होता है, इसके मेन फीचर्स को बताने. देखो, लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका मतलब क्या होता है, आजादी. आजादी किसको लेकर, आजादी समानता के साथ. लिबरलिज्म का मतलब होता है आजादी हमारी समानता के साथ. डिफरेंट लिबरल अडॉप्ट अ वास्ट रेंज ऑफ द व्यूज बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग. लोगों की जो आजादी होती है और समानता होती है, हर व्यक्ति का अपने अलग अलग व्यूज होते हैं, अपने अलग अलग तरीके पे वो समानता को डिसाइड करते हैं. ठीक है. इंडिया लिबरलिज्म इन लिबरलिज्म इन इंडिया डेवलप थ्रू द सेवरल फेजेस ऑफ फ्लोज. यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लिबरलिज्म आता है बहुत सारे फेजेस के थ्रू आता है. कौन कौन से होते हैं, फॉलोज. इट स्टार्टेड विद एन एंशियंट थ्योरी. सबसे पहले हमारे जो बहुत पुरानी विचारधारा वहां से थ्योरी चल के आती है कि लिबरलिज्म क्या है. इसके बाद लाइफ मटेरियलिज्म, देन इट इन्वॉल्व्स थ्रू द सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इसके बाद होता है समाज, सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज को सही तरीके से उभारना और सरकार का जिसके अंदर कम से कम इंटरफेरेंस रहा है उसको बोला जाता है सोशल थ्योरी. अगला आता है यहाँ पर one can say that it has reformed the evolved through the several ages political activism. यानी कि बहुत सारे समय के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ साथ ये लिबरलिज्म की जो थ्योरी है चेंज होती हुई आ रही है. अगला, बट द कोर आइडिया का मतलब क्या होता है, यानी कि बेसिक थिंकिंग, बेसिक मतलब सारी बातों की एक निचोड़, इसे बोला जाता है कोर आइडिया. इज टू एक्सेलरेट द इंडिविजुअलिज्म एंड कर्ब द स्टेट अनकंट्रोल पावर फॉर द फंक्शंस. यहां पर क्या होता है कि स्टेट को बढ़ाना, अनकंट्रोल पावर यानी कि राज्य की जो सरकार की पावर से परे हटकर राज्य को चलाने को बोला जाता है यहां पर लिबरलिज्म. इसके बाद दे आर अगेंस्ट रिलीजियस मोनोपोलीज. ये सामाजिक एकाधिकार से अलग, ये रिलीजियस मतलब धार्मिक एकाधिकार से अलग है. जैसे कि हमारा जो देश है एक सेकुलरिस्ट कंट्री है, इसका मतलब होता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब एक धर्म का हमारे देश के अंदर कोई भी राज नहीं है. हम जो भारत है वो सारे धर्म को समान रूप से देखता है. तो इसलिए बोल जाता है द फीचर ऑफ लिबरलिज्म अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि हम धार्मिक रूप पर बिल्कुल फ्री हैं, अपने किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, छोड़ने के लिए हम फ्री हैं यहाँ पर. और इसके बाद आता है दे आर अगेंस्ट ऑफ द रिलीजियस मोनोपोली, हमने पढ़ लिया. सेक्रेड एंड द सेक्युलर अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक. जॉन लॉक क्या कहता है कि लिबरलिज्म का मतलब होता है सेक्रेड एंड द सेक्युलर. सेक्रेड मतलब पवित्र और धार्मिक, ये दोनों बातें होती हैं एक राज्य के अंदर. इसके बाद आता है टू डिस्टिंक्ट रिलेम्स, क्या होता है दैट डिफरेंट
The feature of the liberalism have been elaborated here. Liberalism regards the individual as an equal unique. Liberalism क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल, हर जो एक व्यक्ति है वो लिबरल यूनिक है, मतलब कि एक तौर पर अपने आप में एक अलग ही वैल्यू रखता है, हर व्यक्ति समान है सामाजिक तौर पर, इसे बोला जाएगा लिबरलिज्म। यहां पर अगला हमारे पास स्लाइड आ जाती है, द लॉ शुड बी ए किंग इन फ्री कंट्रीज एंड देयर शुड बी नो अदर अकॉर्डिंग टू द थॉमस पेन। थॉमस पेन क्या कहता है, ये डेफिनेशन है थॉमस पेन की, द लॉ शुड बी किंग। यहां पर क्या होता है कि जो कानून है उसको राजा होना चाहिएगा, एंड देयर शुड नो अदर अकॉर्डिंग टू द थॉमस, अकॉर्डिंग, अच्छा यहां पर अकॉर्डिंग टू द थॉमस पेन कहता है कि लॉ शुड बी किंग ऑफ द कंट्री। ये थॉमस पेन कहता है कि लॉ को ही किंग ऑफ द कंट्री है, जो कानून है हमारे देश का वही कंट्री का करता धरता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कानून किसके तरीके से काम कर रहा है, संविधान के तरीके से, उसके बाद ही सारी अलग ऑर्गन्स आते हैं बॉडी के। इसके बाद आता है लिबरल सी द स्टेट एज द थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, हेंस दे बिलीव इन लिमिटिंग टू द पावर्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या होता है, जो लिबरल कहते हैं कि स्टेट थ्रेट इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबरल कहता है कि राज्य जो है एक खतरा है हमारे एक व्यक्ति की लिबर्टी के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास संविधान है, जो संविधान क्या करता है, हमारे लिए मानव अधिकार बना के रखता है, ह्यूमन राइट्स बना के रखता है, द रूल ऑफ द लॉ एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। इसके बाद दो बातें होती हैं, लॉ का रूल और सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को बांट देना, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को बांट देते हैं। द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट द बीस्ट, इसका मतलब क्या है, दिस इज द की वर्ड लाइन, द लीस्ट इज द बीस्ट, इट मींस द लीस्ट इज द बीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, I'm so sorry, I'm speaking this beast, it's best, okay, least is best मतलब सबसे कम और सबसे अच्छा, यानी कि कम नियमों के साथ सबसे अच्छा कानून क्या बनता है उसको बोला जाता है लीस्ट इज द बेस्ट। दे बिलीव इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिकल लिबरल इवन बिलीव इन द लेजेस्ट फेयर इकोनॉमी, क्लासिकल लिबरल किस इकोनॉमी फेयर करते हैं, बिलीव करते हैं लेजेस्ट फेयर, मतलब जो लेजेस्ट फेयर होती है, मतलब सामाजिक तौर पर सही इकोनॉमी, सही अर्थव्यवस्था के रूप से, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबके लिए समान है, लेजेस्ट फेयर इकोनॉमी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है डिफाइन इक्वालिटी। Now the next question is define equality. Discuss the relationship between the equality and the liberty. And this is the important question. ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने को जरूर मिलेगा, और ये भी जरूरी नहीं कि ये दोनों एक साथ आए, ये अलग अलग भी आ सकते हैं कि इक्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिबर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफन इज अंडरस्टैंड द नेचर हैज मेड इक्वल। देखो लिबर्टी का, इक्वालिटी का मतलब होता है कि हम किस तरीके की समानता चाहते हैं। अगर इक्वालिटी को हम नेगेटिव पॉजिटिव दो टर्म से देख सकते हैं। इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं कि हम सब जगह पर एक समानता की बात नहीं कर सकते। अगर क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं और 10 बच्चों के 100 मतलब किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 60 के रहे हैं, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम सभी बच्चों को इक्वली हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 80 नंबर दे दे, सबको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से ही नंबर दिया जाएगा, तो वो नेगेटिव इक्वालिटी होती है। बट यहां पर क्या है कि इक्वालिटी का मतलब है कि किस किस तरीके से लोगों को इक्वल माना जाए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर, फंक्शन फैसिलिटी सबके लिए इक्वल हो, एंड इक्वल इन ऑल मस्ट बी द प्रायोरिटी फॉर प्रॉपर्टी ना इक्वल अमाउंट, जो प्रॉपर्टी इक्वल अमाउंट में हो। स्टोनिक थिंकर, एक ही इंपॉर्टेंट है नेम, स्टोनिक थिंकर ऑफ एंशिएंट ग्रीस बिलीव दैट द बीइंग रैशनल बीइंग ऑल मैन आर इक्वल। देखो बीइंग रैशनल बीइंग ऑल मैन आर इक्वल का मतलब होता है कि समझदारी से हमें इस बात को मानना कि सभी लोग समान हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यहां पर रोमन जूरिस्ट सिसेरो इज द ओपिनियन, किसने, एक और थिंकर आ गया। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कुछ थिंकर्स के आपको नाम रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एक आ गया हमारे पास स्टोनिक थिंकर, एक आ गया पर रोमन जूरिस्ट सिसेरो। ये क्या कहता है, द ओपिनियन दैट ऑल मैन आर इक्वल बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव अ रीजन देयर बेसिक। ये बोलते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं और सबका बेसिक रीजन समान है, समान रहने का, ठीक है। यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द 7th एंड द 18th सेंचुरी ऑल्सो रिगार्ड, एक यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर है जो 7 और 18 सेंचुरी का रिगार्ड करते हैं बाय नेचर ऑल द सेम। ये कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से सभी लोग समान है जन्म से ही, ठीक है। नेचर हैज आल्सो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड मैन, देखो प्राकृतिक रूप से समान है पर हमारे प्रकृति ने कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन डाली है, जैसे कि मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है, कलर में डिस्क्रिमिनेशन आता है, जिसको समान रूप से करने के लिए हमारे संविधान ने रूल्स बना रखे हैं। इसके बाद आता है it is the only difficult but also impossible to find out such two person who are one
एंड द सेम फ्रॉम ऑल द व्यू पॉइंट्स। ये डिफिकल्ट भी और ये जानना भी बहुत टफ है कि दो लोगों को ऐसे छांट के लाना कि जो हर चीज के अंदर समान रूप से हो, तो यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वालिटी की अगर बात करूं, आप देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन की लाइन और छोटे महिलाओं की लाइन और जो पुरुष होते हैं उनकी लाइन अलग होती है, तो इसमें हम इक्वल नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीजें आती है जहां पर इक्वालिटी को परे रखकर हमें उन बातों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो यहां पर हमारी इक्वालिटी की बात हो गई। इसके बाद इक्वालिटी, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा इक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर मीन्स दैट ऑल मैन आर इक्वल शुड बी एंटाइटल, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद किस किस तरीके से बेसिक किस किस पे इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट पर, रिलीजन पर, लैंग्वेज पर, कलर पर, क्रीड पर, सेक्स पर, प्रोफेशन पर, प्रॉपर्टी पर, इन पर इक्वल होना चाहिए। मस्ट गेट रिक्वायर्ड एजुकेशन, हर व्यक्ति को एजुकेशन लेने का अधिकार है। रेसिडेंस, फूड, क्लॉथ, इन सबको पाने का अधिकार है हर व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ इन दिस सेकंड मींस दैट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ऑल लेड टू द अपर, हर समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त करना सबके लिए इक्वल तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपके लिए आता है कि इट मस्ट बी फ्रेज दैट हियर एडुकेट अपॉर्चुनिटी डू नॉट मीन इक्वल अपॉर्चुनिटी, इट इज देखो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का इन द मॉडर्न वर्ल्ड ब्रॉडली प्लेइंग अपॉर्चुनिटी इज द मैटर ऑफ द पेरेंटल। यहां पर क्या होता है कि सबको समान अवसर देना ही एक इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आता है अगला, अगर हम यहां पर देखें 20 मार्क्स है बेटा, आप इतना सब कुछ लिखोगे तो ऑलरेडी बहुत टाइम निकल जाएगा। 20 मार्क्स है, 4 पेज में आपको लिखना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को पढ़ लेते हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और उनसे बनाकर आप लिख कर आ सको। देखो, द पैशन फॉर द लिबर्टी एंड इक्वालिटी, द पैशन फॉर द लिबर्टी एंड द लॉर्ड एक्टन आर टू बी रेसिफिकली मेंशन who are of the belief that liberty and equality cannot be coexist। देखो यहां पर क्या होता है, लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ नहीं रह सकते। देखो आजादी का मतलब क्या है, और समानता, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग ढांचे में रखना पड़ता है। तो आजादी और समानता को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। इन अदर वर्ड्स लॉर्ड एक्टन क्या कहता है अदर वर्ड्स में, द पैशन फॉर द इक्वालिटी मेड इन होप ऑफ द लिबर्टी। देखो जो इक्वालिटी इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें एक आजादी की, लिबर्टी की एक हमें एक उम्मीद रहे, इसलिए इक्वालिटी को बनाया जाता है। द सपोर्टर ऑफ दिस कॉन्टेक्ट देयर वेयर लिबर्टी इज एन एलेंट इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। यहां पर बोल जाता है कि जहां पर लिबर्टी है वहां पर इक्वालिटी नहीं आ सकती। इस चीज के आगे बात करें अगर हम यहां पर, यस इतने क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बताता हूं आगे हम लिबर्टी को ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो लिबर्टी जो एक्सप्लेन हो गई आप उसको लिख दो और इक्वालिटी को लिख दो, इतना ही कॉन्टेक्स्ट आपका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक्स एंड द मेन क्वेश्चन ऑफ द बुक कि जो पेपर में मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट अ क्रिटिकल एस्से ऑन सोशलिज्म, और सोशलिज्म के ऊपर आपको पक्का 20 नंबर का क्वेश्चन दिखने वाला है। आई वुड ट्राई कि मैं इसको अच्छे से आपको समझा सकूं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला आपका सोशलिज्म। देखो द टर्म सोशलिज्म कम्स फ्रॉम द सोशियस, कहां से आया, सोशियस से, मीनिंग सोसाइटी। सोशियस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी। द वर्ड सोशलिज्म वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पुअर मानस। देखो ये कहां से यूज करा गया था, पुअर मैन्स गार्डियन इन द ईयर। देखो कब करा गया था, पुअर मैन्स गार्डियन में, कौन से ईयर के अंदर, 1833 के अंदर, इन कनेक्शन विद द ऑन्स थ्योरी। किसकी थ्योरी के कनेक्शन में, ऑन्स थ्योरी फॉर द सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक तरीके से एक भावना, सामाजिक तरीके से बनाने के लिए लोगों को सोशलिज्म बनाया गया, मतलब सब समाज को समान बनाने के लिए। द मेन कंसर्न ऑफ द सोशलिज्म इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मेन कंसर्न क्या है, सोशलिज्म क्या चाहता है कि सोसाइटी का वेलफेयर रहे, समाज का भला हो, विद द एम टू रिमूव द इनजस्टिस, यानी कि अन्याय को हटाने के लिए, एंड इविल ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो पूंजीवाद की सिस्टम की बुराइयां हैं उसको हटाने के लिए बनाया गया। इनफैक्ट इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द 18th सेंचुरी। ये क्या है, 18th सेंचुरी की रिएक्शन है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो जब औद्योगिकरण हो गया था 18th सेंचुरी के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी रिएक्शन जो थी उसको हटाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या था, समाज की भावनाओं को साइड रखते हुए जो पूंजीपति थे सिर्फ अपने ही फायदे की बातें सोच रहे थे, उस टाइम पर इसको हटाने के लिए 18th सेंचुरी के अंदर सोशलिज्म का कॉन्टेक्स्ट दिया गया था। ठीक है, सोशलिज्म इज अ कैमलन लाइक क्रीड, इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। सोशलिज्म क्या है, एक अपना नेचर चेंज करता है, अपना कलर चेंज करता है समाज के अकॉर्डिंग, जैसा समाज में चल रहा है। तो यहां पर सोशलिज्म आता है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद हमने पढ़ा आगे द क्लब ऑफ रोम,
The Club of Rome, it is important. It wears that flaming scarlet of the class war of the intellectual is red shot with the tawny for the sentimentalist. देखो ये क्या कहता है, ये red shot वाला tawny sentimentalist, it becomes a delicate rose pink and the clerical circles it assume that a virgin with just a, देखो इतनी सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से इनकी डेफिनेशन लिखनी है. क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू द हगन्स, अकॉर्डिंग टू हगन्स क्या कहता है? सोशलिज्म इज द पॉलिटिकल मूवमेंट, एक राजनीतिक मूवमेंट है ऑफ द वर्किंग क्लास. किस क्लास की? जो लेबर क्लास है, जो मेहनत करने वाली मजदूर क्लास है. विच एम्स टू एबॉलिश द एक्सप्लॉयटेशन, जिसका एम क्या है? शोषण से छूटना, बचना. बाय मींस ऑफ द कलेक्टिव ऑनरशिप एंड द डेमोक्रेटिक, किस तरीके से? ऑनरशिप यानी कि सब लोग मिलकर एक समान हो जाए, और डेमोक्रेटिक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बेसिक हो जाए और सब मिलकर एक साथ चलें. इसकी विचारधारा के ऊपर चल रहा है. द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस सोशलिज्म एज, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सोशलिज्म को किस तरीके से डिफाइन करती है? थ्योरी और पॉलिसी दैट एम्स एट द एडवोकेट्स द ऑनरशिप. देखो एक थ्योरी पॉलिसी बताती है जो कि ऑनरशिप को एडवोकेट करती है. कंट्रोल द मीन ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लैंड एंड प्रॉपर्टी. किसको कंट्रोल करती है? किस चीज को? प्रोडक्शन को, कैपिटल को, लैंड एंड प्रॉपर्टी को. तो यहां पर सोशलिज्म हो जाता है. और अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसका जो है डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस. क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आता है. देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं स्क्रीन पर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ नोट्स को. और चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? डिफाइन पॉलिटिकल साइंस. देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ऑफ वन ऑफ देम इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट. ठीक है, यहाँ पर हमारे ह्यूमन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अलग पर्सपेक्टिव हैं, जिनमें से एक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट. इट डील्स विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल फिनोमिना एंड स्टडीज द पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन. डेफिनेशन क्या है? पॉलिटिकल साइंस हैज बीन डिफाइंड वेरियस स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफाइन करी है डिफरेंट वेज में. स्टडी ऑफ स्कॉलर्स लाइक गार्नर, ब्लंशिल एंड द ग्लेटल्स and the Gettel centers round state, which there are some like Seeley and the Leacock think that the society study of political science deal with the government. यानी कि political science किसके साथ डील करती है? सरकार के साथ. आगे बात करें यहाँ पर कुछ वेयर एज द सम लाइक जेनेट क्लियरली ओपिनियन डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट. द डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली क्लासिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न क्लासिकल. ट्रेडिशनल में के अंदर बोल रहा था गार्डनर ने, पॉलिटिकल साइंस एंड्स विद द स्टेट. पॉल जेनेट, पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस एंड ट्रीट्स विद द फाउंडेशन. ये फाउंडेशन के साथ ट्रीट करता है, प्रिंसिपल के साथ. देखिए यहाँ पर आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आने वाला है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, सीधा 4 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है. तो आप इसमें छोटी सी किसी की भी डेफिनेशन याद कर लेना और उसके ऊपर लिख देना. इसके बाद आता है मॉडर्न डेफिनेशन. यहाँ से पढ़ लेते हैं. मॉडर्न डेफिनेशन हारोल्ड लैसवेल, पॉलिटिकल साइंस इज एन एम्पिरिकल इंक्वायरी. ये एक ऐसी इंक्वायरी है, इज द ड्यूटी ऑफ शेपिंग द शेयरिंग द पावर, यानी कि पावर को शेप करना और शेयर करने के बारे में बात करता है. हैरोल्ड ले लास्की, द स्टडी पॉलिटिकल साइंस कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ. ये लाइफ के साथ कंसर्न करता है. मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज, यानी कि मैन को ऑर्गेनाइज तरीके से रिलेशन में लाना. मैक्स वेबर कहता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग दोज पावर, और उन पावर को इन्फ्लुएंस करने की बात पॉलिटिकल साइंस करता है. ये इतनी लंबी थ्योरी यहाँ पर मेरे एडिटर्स ने बना दी, आई एम सो सॉरी, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत लंबी थ्योरी है. अगर आपके पास समय हो तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज हमारे पास ये सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है. ये पॉलिटिकल के नोट्स सही तरीके से रेडी नहीं थे, इस वजह से आने में लेट हो रहे थे. तो मैं यहाँ पर आपको ये नोट्स तो डाल दूंगा, आप इनको रीड लगा लेना, पर इतनी लंबी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है. देखिए यहाँ से एक बात आती है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नॉट लिमिटेड टू स्टेट, इट डील्स विद द नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम. ये नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम में भी बात करता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म, मैन रिलेशन विद दिस, दस द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट हैज बिकम वेरी वाइड. यानी इस सब्जेक्ट का स्कोप जो है बहुत वाइड बन चुका है. द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक्सटेंड नॉट ओनली टू द डिस्क्रिप्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग द स्टेट. ये डिस्क्रिप्शन और स्टेट तक बनता है. In its historical aspect, political science deals with the origin of the state, with the development of political theories. In dealing with the present attempts to describe the classify existing political institution ideas. यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आइडियाज और इंस्टीट्यूशन के साथ पॉलिटिकल साइंस काम करता है. ठीक है, ही फर्दर कौन करता है? फर्दर स्टेट्स दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है. यहाँ पर हमने ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लिया. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15.
व्हाट इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन? पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक पार्टिसिपेशन इज डिफाइंड एज द एनी प्रोसेस डायरेक्टली एंगेज विद द पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि पब्लिक का डायरेक्टली एंगेज होना किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर एंड गिव कंसिडरेशन टू पब्लिक, और पब्लिक को कंसिडरेशन देना इन मेकिंग दैट डिसीजन, उस डिसीजन को बनाने में। इट इज द प्रोसेस, नॉट अ सिंगल इवेंट। ये एक प्रोसेस है, कोई सिंगल इवेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव के फंक्शन क्या होते हैं? द सेकंड बट द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। दूसरा और सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव। इट इज ऑर्गन विच implements the law passed by the legislature, जो legislature law को पास करता है उसको implement करता है, and the policies of the government. The rise of the welfare state has tremendously increased with the function of state. ये बहुत तरीके से बढ़ रहा है और स्टेट के साथ फंक्शन कर रहा है। In reality of the executive, इन कॉमन यूजेज पीपल टेंड टू आइडेंटिफाई द एग्जीक्यूटिव विद द गवर्नमेंट। एक कॉमन तरीके से पीपल जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। इन कंटेम्प्रेरी टाइम देयर हैज टेकन प्लेस इन अ बिग इंक्रीज इन द पावर। यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ने एक बड़ी पावर को ले लिया अपने हाथ में। एंड रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन एवरी स्टेट, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को पास बनाना, यानी कि लॉ को, जो बने हुए लॉ को उसको अप्लाई करना। एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट के अंदर मेंटेन करना। whenever a branch of law takes place, जब भी कोई लॉ का ब्रांच टेक प्लेस करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्लग इन द ब्रांच एंड ब्रिंग द ऑफ, यानी कि उसको सही तरीके से बुक के अंदर मेंटेन करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आता है, सेकंड आता है अपॉइंटमेंट मेकिंग। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई जाती है। एज फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एम्बेसडर, एडवोकेट, मेंबर्स, पब्लिक कमीशन, ये सारे हमारे इसके द्वारा ही अपॉइंट करे जाते हैं। ट्रीटी मेकिंग, कोई भी समझौता होता है तो वो भी इसी के द्वारा करा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड व्हाट ट्रीटीज, ट्रीटीज होता है यदि दो देशों के बीच, यदि दो गुटों के बीच कोई आपसी समझौता करा जाता है तो ट्रीटी बोला जाता है। ये भी काम हमारा एग्जीक्यूटिव का होता है। पॉलिसी मेकिंग, यानी देश के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी नीति बनी है, जैसे कि नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, इसमें भी एग्जीक्यूटिव का एक रोल होता है। फंक्शन सिक्योरिंग द सोशो इकोनॉमिक कल्चर, इट हैज टू बी फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रिपेयर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंप्लीमेंट दीज। देखिए ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इसको इंप्लीमेंट करता है। ऑल एक्शंस ऑफ द स्टेट गाइडेड टू डेफिनेट पॉलिसी, इट इज एग्जीक्यूटिव विच अंडरटेक द टास्क पॉलिसी। देखिए एग्जीक्यूटिव होता है जो इन टास्क को कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमने इस बात को भी यहाँ पर ध्यान से पढ़ लिया है। आगे ये आपका जो क्वेश्चन आता है ना, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जो मैं आपको रीड कर रहा हूँ यहाँ पर 20 मार्क्स का। ठीक है, अगला आता है लॉ मेकिंग अंडर द सिस्टम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर ये लॉ मेकिंग का भी काम करता है। द सिस्टम डेलीगेटेड है, ऐसे कुछ डेलीगेट सिस्टम होते हैं लेजिस्लेशन के जिसमें एग्जीक्यूटिव भी अपना रोल अदा करता है। फंक्शन रिलेटेड टू लॉ, देखिए मेकिंग लॉ, मेकिंग इज प्राइमरी फंक्शन, लॉ को बनाना एक प्राइमरी फंक्शन लेजिस्लेचर का। हाउएवर द एग्जीक्यूटिव आल्सो प्लेज द रोल इन द लॉ मेकिंग, जबकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी लॉ मेकिंग के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इन दिस फैक्ट टू रोल एग्जीक्यूटिव हैज बीन इंक्रीज बाय द लीप बाउंड्स इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में द मिनिस्टर आल्सो मेंबर टू द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। एंड दे प्ले लीडिंग रोल, और एक लीडिंग रोल को प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द बिल लेजिस्लेशन आर इंट्रोड्यूस एंड पॉइंटेड बाय द टू द लेजिस्लेचर। देखिए मोस्ट ऑफ द बिल जो होते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा करे जाते हैं। मोस्ट टाइम लेजिस्लेचर इज स्पेंट पासिंग गवर्नमेंट बिल, ज्यादातर लेजिस्लेचर क्या करते हैं, गवर्नमेंट के बिल को पास करते हैं। द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर बिकम लॉ एंड दिस साइन बाय द हेड ऑफ द स्टेट, ये लॉ बन जाता है और हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा इसको साइन करा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पावर? शक्ति से आप क्या समझते हैं? देखिए इतना लंबा हम डेफिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, कुछ 2-4 डेफिनेशंस लिखेंगे और पावर के काम लिखेंगे, बस इससे ज्यादा हमें इसके अंदर नहीं लिखना है। देखिए पावर इज द अथॉरिटी टू एनेबल द एक्ट सर्टेन थिंग्स, ये हमारे को एक अथॉरिटी देती है और कुछ चीजों को करने की शक्ति देती है। पॉलिटिकल पावर, कितने तरीके की पावर होती है पॉलिटिकली? द पावर एक्सरसाइज बाय द स्टेट, वो पावर जो स्टेट के पास होती है। अकॉर्डिंग टू ईपीएलएन कहता है पॉलिटिकल पावर इज द एविडेंस एबिलिटी ऑफ हु कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट, ये एविडेंस है, एबिलिटी है जो इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट टू सिक्योर द ऑबिडियंस डिसीजन, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। सेकंड आता है इकोनॉमिक पावर, पावर एक्सर्टेड बाय द वेल्थ रिचेस कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक पावर। देखिए जो अमीरों के पास जो पावर होती है, और एंशियंट टाइम में पीपल हु
ऑन हार्ड ऑफ द विफिल इकोनॉमिक पावर, यानी ज़्यादातर जो ज़मीनी लोग होते थे उनके पास जो पावर होती थी स्टेट को कराना, आज के टाइम में कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी कि पूंजीपतियों की सोसाइटी है, वो भी पावर को डिफाइन करते हैं। डेमोक्रेसी पासिस इन द हैंड ऑफ दोज विल्ड इकोनॉमिक पावर, डेमोक्रेसी ज़्यादातर इन इकोनॉमिक्स विल्ड पावर के अंदर से ही गुजरती है। अच्छा, सेकंड हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना और वो नोट्स देना, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। ये 3-4 दिन से मैं बहुत बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आपकी वीडियोस बोर्ड पर नहीं ला पा रहा, पर कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस आएंगी सारी बोर्ड पर आएंगी सेकंड सेमेस्टर से, और यूनिट बाय यूनिट हम उसको कंपेयर कंप्लीट करेंगे। अगले आता है एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी को शॉर्ट में बताना है। देखिए, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज ग्रीक ओरिजिन, ये ग्रीक से आया है। डेमो मीन्स पीपल, विच मीन्स वाइल्स क्रेसी मीन्स पावर, यानी कि लोगों की पावर। द पावर मेक डिसीजन, लोगों के पास डिसीजन है कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डजंट सिंपली इम्पोज टू द डिसीजन पीपल, यानी कि सरकार जो है अपना डिसीजन लोगों के ऊपर थोप नहीं सकती। अच्छा, डेमोक्रेसी के फायदे क्या है? रियल डेमोक्रेसी रिप्रोड्यूस, देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी के फायदे होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर प्रिंसिपल लिबर्टी, आज़ादी होती है, लोगों के पास पावर होती है, इक्वालिटी होती है, इंपॉर्टेंस होता है, पब्लिक जो होते हैं अपने 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 प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ये सारी बातें आती है। द राइट इंटरेस्ट एवरी सेक्शन पीपल इन द डेमोक्रेटिक कॉल बिकॉज द स्टैंड, देखो लोगों के पास अपना इंटरेस्ट है, अपने तरीके से अपने सरकार को चलाते हैं। इसी के बाद इसको अगर हम आगे पढ़ें यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज टू स्टैंड विद द अनफेटर्ड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि एक सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक की पावर है कि जो आदमी है वो बिना चापलूसी के अपनी सरकार को चलाता है। दे सेड द बीइंग सक्सेसर रियल डेमोक्रेसी, यानी कि अगर हमारे देश की जो संविधान है वो कहता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर डेमोक्रेसी सही तरीके से कर चल रही है तो मतलब लोग सही तरीके से सरकार को चाहते हैं। डेमोक्रेसी हैज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स ने कैसे कहा, क्रिटिक्स मतलब आलोचनाएं कैसे करी गई हैं। द इग्नोरेंट पीपल आर इजिली लेड बाय द अनसुपरस्टिशियस डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अमीर लोगों की बातें सुनी जाती है और गरीब लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू डेम डेमोक्रेसी प्रोड्यूस क्वांटिटी रेदर देन द क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पर बताता है वो कि डेमोक्रेसी क्वांटिटी में देती है, यानी कि बल्क में वोट्स देती है, क्वालिटी पे बिलीव नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अमीर गरीब अनपढ़ और पढ़ा लिखा सारे तरीके के लोग हैं, तो सबके डिसीजंस को कंसिडर करा जाता है। दिस रूल इज मेजोरिटी हैज इट्स टाइम प्रूव बी द मोस्ट, ये रूल मेजोरिटी और इसके टाइम को मोस्टली प्रूव करा गया है। इनकम्पिटेंट एंड वर्थलेस, यानी कि लोगों की कम्पिटेंसी कंप्लीट नहीं होती। यानी इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड लीगल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल और लीगल सोवरेनिटी के बीच में डिफरेंस बताना। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल सोवरेनिटी एंड द लीगल सोवरेनिटी के बीच में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लीगल या नॉमिनल सोवरेनिटी और पॉलिटिकल या रियल सोवरेनिटी भी इसको बोला जाता है। सोवरेनिटी का मतलब होता है पावर, प्रभुसत्ता। देखो, नॉमिनल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी टू द लीगल टर्म्स, ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी लीगल टर्म्स के लिए। और बिहाइंड लीगल सोवरेन कैन नॉट एक्सप्रेस द लीगल टर्म्स, देखो अगर लीगल पावर ही नहीं होगी तो हम लीगल टर्म्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ द लॉ, ये लॉ को ये लॉ के तरीके से कमांड करता है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी वेस्टेड इन द इलेक्टेड पीपल, इसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन वन पर्सन और ग्रुप, ये एक व्यक्ति और पर्सन और ग्रुप का भी हो सकता है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज इनडेफिनिट अनरिकॉग्नाइज्ड वो अननोन टू लॉ, इसको पता नहीं कि एक व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति होगा, कितने हो सकते हैं। देखिए, लीगल सॉवरेनिटी इज डिफाइंड ऑर्गेनाइज प्रिसाइज एंड नोन टू लॉ, ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, छोटा होता है और लॉ को जानता है। रियल सॉवरेनिटी इज इन वीक इन पावर, ये पावर में वीक होता है। लीगल सोवरेन इज मोर पावरफुल, जबकि इट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड कोर्ट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड कोर्ट के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली लीगल सोवरेन हैज टू बो डाउन द बिफोर द पॉलिटिकल सोवरेनिटी, यानी कि ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी के सामने बिल्कुल झुक जाता है। इसके बाद आता है कैन नॉट गो अगेंस्ट टू द विल ऑफ द पॉलिटिकल सोवरेन, ये पॉलिटिकल सोवरेन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल सोवरेन इज वोग, यानी कि वोग है। कॉन्सेप्ट नॉमिनल सोवरेनिटी इज वेरी क्लियर, रियल सोवरेन इज इलेक्टेड और पीपल, ये इलेक्टेड और पीपल होता है। नॉमिनल सोवरेनिटी इज इलेक्टेड बाय द रियल सोवरेन, ये रियल सोवरेन के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 की ओर, जो कि है 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये आएगा हमारे पास 10 नंबर का। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, स्टेट एंड द गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ अपने पहले वाले क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको इस नोट के थ्रू आपको करना है। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट यानी कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो इंडिपेंडेंट है कैसे, उसके बारे में बताना है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योर जस्टिस, ये बताता है कि न्याय मिलेगा। नॉट कंट्रोल बाय द अदर आर्म्स, ये लोगों सरकार के हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल अथॉरिटी के हाथ में नहीं है। वाइल अकाउंटेबिलिटी है और रियल होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सच इंडिपेंडेंस ऑल्सो कंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर, और ये भी बताता है कि पावर का मिसयूज नहीं करा जाएगा। अगला प्रश्न आता है, डिफाइन लिबर्टी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इसको भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे कवर, ये भी आया तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये 10 मार्क्स में आ जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, डिफाइन स्टेट एंड डिस्क्रिमिनेशन एसेंशियल एलिमेंट। देखिए, स्टेट को डिफाइन करना ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, पर मैं इसको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 यानी कि आर्टिकल 12 संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, द गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये स्टेट है, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये भी है, ऑल लोकल अथॉरिटी यानी कि ये स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी, और दूसरी अथॉरिटी जो टेरिटरी के अंदर है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अ स्टेट स्टैंड्स आइडेंटिफाई विद द 4 एब्सोल्युटली एसेंशियल पावर, ये 4 एब्सोल्युटली एसेंशियल पावर में पॉपुलेशन यानी कि देश की जनसंख्या, और टेरिटरी उसकी सीमाएं यानी कि कहां पर है स्टेट, और गवर्नमेंट यानी कि उस राज्य की सरकार कैसी है, इसको बोला जाएगा। ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। और इसके बाद पावर यानी कि सोवरेनिटी, स्टेट के पास कितनी पावर है। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट इज ज्योग्राफी एंटिटी। देखिए, स्टेट क्या है, एक एक ज्योग्राफिकली एंटिटी है यानी कि एक टेरिटरी है पूरे देश की, और उसको चलाने वाली गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट इज गिवन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। गवर्नमेंट किस तरीके की होती है, 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। बोथ आर डिफरेंट टाइप, तीनों के डिफरेंट टाइप है। वाइल स्टेट एग्जिस्ट इन इट्स ओन, और स्टेट सिर्फ एक ही होती है। स्टेट इज द टेरिटरी वाइल द गवर्नमेंट इज एंटिटी। स्टेट एक टेरिटरी जबकि गवर्नमेंट उसको चलाने वाली एक संस्था है सिर्फ। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 24, डिफाइन पब्लिक ओपिनियन, डिस्कस बिटवीन द मीन्स ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन, ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। देखिए, पब्लिक ओपिनियन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसको मैं दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके बीच का डिफरेंस यदि है तो उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस यहाँ पर आता है, तो यस ये रहा डिफरेंस। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ पर नोट्स भी दूंगा आपको, और समझाता भी चल रहा हूँ साथ के साथ कि किस तरीके से करना है। ये सारे नोट्स कल तक सुबह तक टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाएंगे। देखिए, देयर कैन बी डिस्क्राइब द ब्रीफली इन द फॉलोइंग वे। देखो, पब्लिक ओपिनियन, देयर आर द वेरियस एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज है जिसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे पब्लिक ओपिनियन के लिए काम करती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एजेंसी, जहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म, देयर इज अ ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ द डिसाइमिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएटिंग पब्लिक, जहाँ पर पब्लिक अपनी आके ऐसे अपने व्यूज को बता सके। द प्रेस प्लेज इफेक्टिव रोल, प्रेस भी एक पब्लिक ओपिनियन का पार्ट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, इन एवरी सिविलाइज कंट्री, एक किसी सिविलाइज कंट्री के अंदर कल्चर एसोसिएशन पीपल इंटरेस्ट इन डिफरेंट ब्रांचेस, जो पीपल है डिफरेंट ब्रांचेस में एसोसिएट है। दीज डेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। दीज डेज देयर आर थ्री आर द मोस्ट मीडिया द मास कम्युनिकेशन, तीन मोस्ट मीडिया है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है। तो इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आता है, डिस्कस द मेरिट एंड द डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसको जरूर पढ़ना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता है ये। मेरिट्स क्या है, देखिए आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के मेरिट और डीमेरिट बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। देखो, जो पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में एक हार्मनी होती है, हार्मनी मतलब भाईचारा, मिलकर काम करते हैं। सेकंड आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीन वाइल द काउंसिल मिनिस्टर एज अ होल रिस्पॉन्सिबल। देखिए, रिस्पॉन्सिबल एंड क्लीन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो पावर के अंदर गवर्नमेंट होती है, उसके सारे मंत्री परिषद अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे डिसीजन के लिए, और क्लीन तरीके से इनको डिसीजन को लिया जाता है। अगला आता है पीपल्स गवर्नमेंट यानी कि जनता की सरकार। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, ये लोगों की सरकार होती है। हाउस टू द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, ये वो जगह है जहां पर लोगों की समस्याओं को हल करा जाता है। अगला यहाँ पर आता है
क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर कि बहुत जल्दी से डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर, फ्लेक्सिबल होता है। देखिए जो डिसीजन लिए गए उनको चेंज भी करा जा सकता है। अगला आता है कंडक्ट कंड्यूसिव टू द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता को बनाकर रखता है ये। एड्रेस द कंसर्न डिफरेंट बिटवीन द रीजन एंड द कल्चर नेशन, ये बनाकर रखता है और अपने कल्चर नेशन को भी आगे कार्य करता है। सेवंथ आता है कंड्यूसिव टू द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि ये ऑलरेडी ये दो टॉपिक हमारे रिपीट हो गए। इसके बाद इसके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। ये 10 और 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है बेटा। अगर डीमेरिट भी आ गए तो 20 मार्क्स में आ जाएगा। ये देखिए आगे आता है वीक सेपरेशन पावर, यहाँ पर पावर को सेपरेशन करने में वीक रहता है। कैबिनेट डिक्टेटरशिप, यानी कि जो कैबिनेट होता है उसी की डिक्टेटरशिप चलती है, वो ही सारी गवर्नमेंट को चलाएगा। अगला आता है फेलियर टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन लेने में ये फेल हो जाता है जो बिल्कुल देश के लिए सही तरीके से कार्य करेगा। अगला आता है यहाँ पर पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज आर गाइडेड मेड पॉलिटिकल मोटिव्स देन नेशनल पार्टी। यहाँ क्या होता है कि राजनीतिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट आर बाय एमेचर्स, यानी कि कुछ नौसिखियों के द्वारा भी सरकार को चलाया जाता है, यानी कि अगर लोगों ने गलत तरीके से वोट दे दिया तो नौसिखियों के द्वारा सरकार को चलाया जाएगा। कंट्रोल बाय द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट कौन से होते हैं, नौकरशाह, यानी कि वो लोग जो सरकारी नौकरी में ऊपर तबके के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं आईपीएस, आईआरएस और आईएएस, ये सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इनके अलावा भी आईएफएस, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर के फंक्शन बताने हैं। देखिए द लेजिस्लेचर टर्म इज जेनरिक टर्म, एक अच्छी टर्म है। द टर्म मीन्स द लेजिस्लेचर, देखिए द टर्म लेजिस मीन्स लॉ एंड लेचर मीन्स प्लेस, यानी कि लॉ को प्लेस करना। द वर्ड स्टैंड फॉर द डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड से आया है पार्ली, विच मीन्स द टेक द डिसीजन। अच्छा लेजिस्लेचर क्या करता है, एक लॉ मेकिंग फंक्शन है। ये लॉ बनाता है, सबसे पहले लॉ को देखता है फिर उनको बनाता है। इसके बाद डेलिब्रेट फंक्शनली करता है, ये किस तरीके से करेगा, डेलिब्रेटली। द टू डेलिब्रेट अपॉन द मैटर्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए कुछ ऐसे मुद्दे जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, पब्लिक इशू, प्रॉब्लम, नीड्स इंपॉर्टेंट टू फंक्शन, ये सारे काम करता है लेजिस्लेचर। कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फाइनेंस, जितना भी राष्ट्रीय का वित्तीय जो पैसे से रिलेटेड जितना होगा उसको सारा कस्टडी लेजिस्लेचर के पास रहेगा। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये पूरा कंट्रोल रखता है। अगला आता है यहाँ पर constituent function. In almost every state it is a legislature which has the power to amend the constitution. हर constitution के अंदर एक legislature के पास power है constitution में करने के लिए। For the purpose legislature has to pass the special law. अब legislature क्या करता है, एक special law को pass करता है according with the procedure laid down in the constitution, और constitution के अंदर एक pass करता है, मतलब एक प्रोसीजर ले डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रल फंक्शन, इलेक्ट्रल यानी कि वोटिंग कराने का काम भी लेजिस्लेचर करवाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है व्हाट इज द फोकस टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए हम पॉलिटिकल साइंस पे इतना फोकस क्यों करें, देखिए अब पहले तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इसमें डेफिनेशन देने के बाद हमने कुछ की फीचर्स करने हैं, ये डेफिनेशन ही चल रही है यहाँ पर। और डेफिनेशन के बाद हमने देखना है कि पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी है, यहाँ से आपको आंसर पढ़ना है इधर से। कैसे, द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज नॉट लिमिटेड। देखिए पॉलिटिकल साइंस की स्टडी लिमिटेड नहीं है। इट डील्स विद द नेशनल एंड द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम के साथ काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन मैन रिलेशन विद दस द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बिकम वेरी वाइड, एक्चुअली इसका सब्जेक्ट जो बिकम है बहुत वाइड बन चुका है। पॉलिटिकल साइंस एक्सटेंड नॉट ओनली टू द डिस्क्रिप्शन एंड अंडरगोइंग टू द स्टेट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करता और डिस्क्रिप्शन स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी काम करता है। ठीक है, एज पर द गेटल इन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पॉलिटिकल साइंस डील विद द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ये ओरिजिन ऑफ द स्टेट के साथ काम करता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरीज के साथ ये काम करता है जो पॉलिटिकल थ्योरी की डेवलपमेंट करती है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ आ जाता है यहाँ पर नेम टू इंपॉर्टेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ द फ्रीडम, यानी कि जो आज़ादी के गार्डियन होते हैं उसके बारे में दो इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। देखिए द फंडामेंटल राइट इन इंडिया एनश्राइन इन द पार्ट आर्टिकल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार, जो कि हमारे पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 32 के अंदर बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ये हमारे सिविल लिबर्टी यानी कि एक हमारे सिविल लिबर्टी हमारी आज़ादी को बताते हैं। लिव्स इन द पीस, जो कि हार्मनी पीस के साथ रहे। दीज राइट आर नोन एज द फंडामेंटल, इनको फंडामेंटल बोला गया है। आर द मोस्ट एसेंशियल ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये मोस्ट एसेंशियल और ऑल राउंड डेवलपमेंट है।
स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द राइट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द फंडामेंटल राइट हैव बीन डैमेज टू द पार्लियामेंट। अगर हम राइट नहीं होंगे हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर, तो हमारे पार्लियामेंट को डैमेज कर देंगे, कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। और हम आर्टिकल 32 के तहत अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट टू फॉल्ट ऑफ द यूनिटरी रूल। यूनिटरी रूल के दो फॉल्ट बताने। द यूनिटरी सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर द जोग्राफिकली। देखिए ये जोग्राफिकली सिस्टम नहीं है सुटेबल। जोग्राफिकली का मतलब होता है क्षेत्रीय तरीके से। बिकॉज इन यूनिटरी सिस्टम फुल पावर इज ओनली इन द हैंड ऑफ द सेंटर। पूरी पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में होती है। प्रोबेबली नॉट हैव द एक्सेस टू द रूलर। और रूलर के पास एक्सेस नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट मे नॉट हैव एनी नॉलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शायद कोई नॉलेज नहीं हो सकती। एंड नीड्स द पीपल टू लिविंग इन रूरल एरियाज। यानी कि वो लोग जो रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं। इसी को कंपेयर करें अगर हम, देर इज लैक ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पर कुछ लैक ऑफ एफिशिएंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूजली बर्डन विद लॉट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बर्डन के अंदर है। अंडर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कंट्री में फेस, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कंट्री फेस कर सकती है अनइक्वली, यानी कि असमानता को, ग्रोथ को। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइंड इट एक्सट्रीमली टफ। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सट्रीमली टफ मान सकती है एवरी पार्ट को। नेशन एट द सेम टाइम विदाउट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द पावर, यानी कि विदाउट डेलीगेशन, अथॉरिटी ऑफ पावर के बिना। अब अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, और इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करेंगे 30th क्वेश्चन के साथ। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाके दिए हैं जो सबसे ज्यादा बुक का पूरा निचोड़ है। इसके अलावा नोट्स के अंदर मैं इससे कुछ 4 या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भेजूंगा आपको, आप उनको भी प्लीज नोट्स के साथ कर लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, नेम 2 ऑब्स्टेकल कम इन द फॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। हम जब हेल्दी पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या रुकावटें आती हैं। पहली बात आता है इलिटरेसी और इग्नोरेंस, यानी कि अनपढ़ता। जब हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं तो अनपढ़ता सामने आ जाती है। लोग, कई लोग अनपढ़ है हमारे देश के अंदर, और कई लोग इग्नोरेंस है, यानी कि अनदेखी में सीधा अपना डिसीजन दे देते हैं बिना किसी चीजों पर देखे। तो वो भी एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, यानी कि बहुत सारे लोग गरीबी और बैकवर्डनेस में जी रहे हैं, इसलिए वो इतने रेडी नहीं है अपने मनी, वो अपना वोट जो है वो बेच देते हैं। और अपने वोट को बेच देने का मतलब कि अपने जो बात है वो उसको सही तरीके से नहीं कहते। ही इज टेम्पटेड लस्ट ऑफ द मनी सेल हिज फेयर, और अपना अपने तरीके से वो अपने वोट को स्टूडेंट। इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर ये खत्म हो जाती है वीडियो पूरी। और 30th क्वेश्चन की मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ आगे के में 4 या 5 क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं नोट्स के अंदर डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे नंबर 8851450051 पर व्हाट्सएप करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अपने चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।